दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट टेक्नीशियन और साथ में एएलपी। ठीक है, एएलपी का जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग देखने वाले हैं। सेट 2 है, पहला सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल में टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए कहते हैं ना, आप कितना भी तैयारी करिए मायने नहीं रखता है, आप टेस्ट में कितना नंबर उठा पाते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। तो हम लोग हैं दोस्तों, ये रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन टेक्नीशियन परीक्षा ये हुआ था कब दोस्तों, तो 9/8/2018 को हुआ था शिफ्ट 2 में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, पहला जो सेट है उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा मिस्टेक रह गया था, जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो हमको भी लग रहा था कि साइड में जो है पैराग्राफ रफ के लिए नहीं छोड़ा हुआ था, जिस वजह से थोड़ा रफ करने में दिक्कत हुआ था। तो इसमें मैं इस बार जो है इसको अच्छे से करूँगा, और थोड़ा मोड़ा गलती जो हो जाता है मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे उसको सुधार करने का, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियो डाला था ये प्रैक्टिस सेट का, तो उतना सही तरीके से नहीं हो पाया था। फिर भी आप लोग का व्यूज़ ठीक ठाक रहा था, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलिए आज देखते हैं दूसरा सेट। तो दूसरा सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जो है डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। तो 5/8 कह रहा है किस में जोड़ेंगे ताकि वो जो है 1 बन जाएगा। तो इसको हम लोग दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कि 5/8 करा जोड़ने का, तो हम लोग जो है 5/8 घटा देंगे किस में से, 1 में से, और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 8 - 5, यानी कि हो जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, 3/8 हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं 3/8 किसी में है क्या, तो 3/8 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 6/16 है। तो इसको क्या करेंगे, 3/8 को ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/16। तो हमारा इसमें आंसर 6/16 हो गया। चूंकि दोस्तों हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन फुल सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो हम लोग अब नॉन स्टॉप करते हैं लास्ट तक। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रश्न जो है छवि यानी कि प्रॉब्लम फिगर जो है प्रश्न छवि दर्पण रखा है, तो कहता है छवि का सही दर्पण छवि चुने। यानी कि ये एक रखा हुआ है क्या, फिगर। ठीक है, इसका यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो ये कह रहा है फिगर कैसा बनेगा। तो इसको ठीक हम लोग जो है ऐसे ये रखेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे त्रिभुज, ऐसे होगा ठीक उल्टा। तो हमारा देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक ऐसा है, डी है। ये नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है और ये नीचे साइड में है, तो हमारा ऑप्शन डी ही लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व ए बी और सी डबरेनिर ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु क्रमांक कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 है, तो कह रहा है बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पर कहता है ए बी सी जो है डबरेनिर ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, तो अगर ए का कह रहा है कितना है, परमाणु क्रमांक 7 है, और सी का कितना है 39 है, तो कह रहा है बी का मान कितना होगा। तो हम लोग बी निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा इसका नियम है कि दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। 9 7 16 और ये हो गया 4, 46/2, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। 23 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधे का अनुपात 8 और 11 है, तो कहता है बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। तो आम और नीम है, यानी कि मैंगो है और नीम है, दोनों का अनुपात कितना है दोस्तों, 8 और 11 के अनुपात में है। ठीक है, और टोटल कितना पौधा है, तो दोनों मिला के कितना है, मान लेते हैं 8x और प्लस इसको मान लेते हैं 11x, x मान लेते हैं
और ये हो जाएगा कितना 361, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19x बराबर हो जाएगा 361, तो x बराबर हो जाएगा 19। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हमारा किसका पूछ रहा है दोस्तों, तो पूछ रहा है बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाएंगे। तो नीम का कौन है, नीम का है 11, तो इस 11 से गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 209। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो कह ब्याज 375 अधिक होता। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता, पहले कितना था 4 वर्ष के लिए निवेश था, ठीक है 4 वर्ष के लिए करा, अगर 5 वर्ष के लिए निवेश होता तो ब्याज कितना होता 375 अधिक होता। कहता आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी, यानी आरंभ में करा निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन पी कितना था। तो पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं एक बार। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग मान लेंगे कि माना कि पी यानी कि मूलधन मान लेते हैं हम लोग क्या एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, ब्याज का होता है मूलधन गुना समय, यानी कि दोनों का अंतर है तो 5 गुना दर कितना है सेम है 7.5 बटा 100 माइनस पहला कितना है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ दोस्तों 375, उसको अधिक मिलता है तो अंतर हो गया दोनों को। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 7 5 35, 2.5 37.5x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28 30x, और यहाँ पर हो जाएगा 37,500, 2 जीरो यहाँ से कॉमन करके इधर कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो 7.5x बराबर हो जाएगा इतना 37,500, यहाँ से फिर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 37500 और बट्टा में हो जाएगा 7.5। ठीक है, ये एक जीरो ऊपर चला जाएगा, इस दशमलव की जगह एक जीरो ऊपर देंगे। उसके बाद इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 75 5 होता है इतना, 5 5 का कटेगा और इसके बाद 1 2 3 को जीरो डाल देंगे, 1 2 3 जीरो। तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों निकल गया पी, यानी कि मूलधन निकल गया। तो यही हमारा पूछ रहा था कि आरंभ में निवेश कर गई राशि कितनी थी दोस्तों, ये 5000 थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4.0 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, यानी कि स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तथा बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसमें दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले m दिया हुआ यानी द्रव्यमान कितना दिया है 4 kg दिया, 4.0 kg, ठीक है। उसके बाद वेग दिया है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो किया गया कार्य निकालेंगे कैसे, काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला आप लोग जानते होंगे, हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ m का मान कितना दिया है 4 और गुना v का मान वेग कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हाफ गुना 4 गुना 25, यहाँ से 2 और ये 25 दूना 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य कितना होगा 50 जूल होगा। ऑप्शन कितना है 50 जूल, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। हमारा बी हो जाएगा 50 जूल आंसर। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हुए क्रमशः किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी तो सभी यानी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को अगर पूरा तरह भरेंगे तो कह रहा है कितना समय लगने वाला है इसमें, ठीक है।
दोस्तों शुरू में हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 1/5 12 जो क्या थी, भरी हुई। तो स्टार्ट में देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। शुरू में भरी थी कितना, 1/12। तो खाली कितना रहेगा दोस्तों, खाली रहेगा कितना, तो खाली 1 में से 1/12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11/12। ये रहेगा कितना दोस्तों, ये रहेगा खाली भाग। ठीक है, ये खाली भाग रहेगा 11/12। अब तीनों टंकी को एक साथ खोलना है। इसमें तीनों टंकी को अगर हम लोग एक साथ खेलेंगे तो तीनों टंकी को एक साथ खोलेंगे तो इसको लिख देंगे 1 घंटा में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग 1/3, 1/4 और प्लस 1, सॉरी माइनस हो गए हैं, यहाँ पर होगा -1/8। ये हो जाएगा क्या, 1 घंटा में भरी गई टंकी, यानी 1 घंटा में कितना भरेगा इसका है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 24 8 प्लस 6 माइनस 3, 814 में से 3 गया 11/24, यानी कि इतना भरेगा कितना में, 1 घंटा में। तो यहाँ से हम लोग 1 घंटा में इतना भरता है, तो 11 बट्टा कितना निकला है, खाली कितना, 11/12 भाग भरने में लगा समय कितना लगेगा, ये लगेगा 11 बट्टा हो जाएगा यहाँ 12, अब बट्टा में 11/12, अब बट्टा हो जाएगा फिर 11/24। ये कटेगा यहाँ से 2, यानी कि 1/2, यानी कि कुल कितना घंटा लगेगा दोस्तों, तो कुल समय हो जाएगा 2 आवर। 2 आवर ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन ए में है। कितना समय लगेगा, टोटल 2 घंटा टाइम लगेगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में निहित है, यानी छुपा हुआ है, उसको चुनना है। तो इसमें होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ ये, तो ये जो सेम इसमें है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा को अधिकार डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं, ओडिशा को अधिकतर, ओडिशा को अधिकतर डैश के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसके कारण दोस्तों, तो उड़ीसा में सुनते होंगे काफी क्या आता है, चक्रवात आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा को जो है चक्रवात के कारण ये प्राकृतिक आपदा है, काफी सामना करना पड़ता है उड़ीसा को। अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। किसने रखी थी दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण जो है रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना किया था। तो ये कौन था दोस्तों, तो ये था लेवोजियर, एंटोइन एल लेवोजियर था। ठीक है दोस्तों, इसको जो है लेवोजियर को, इसको रसायन का पिता कहा जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन, ठीक है, आधुनिक लिख लीजिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसको कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान दोस्तों किसको कहते हैं, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटक संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं उनकी क्रिया प्रक्रिया का प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक, रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र की प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है क्या होता है, काला रंग होता है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता है
रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कणों के स्वर्ण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाया था। कब लगाया था दोस्तों? परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता 1911 में लगाया था। आगे देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x² ax+4 जो है x-5 द्वारा पूर्णतया विभाजित हो तो a का मान कितना है? तो वो a का मान निकालना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है क्या, 3x² + ax+4 कह रहा है कि ये जो है x-5 से पूर्णतया विभाजित है। इसमें हम लोग जो है x का मान 5 रखेंगे, 5 में से 5 हो जाएगा 0। x बार 5 रखने पर क्या होगा, 3 × 5 का स्क्वायर प्लस a × 5 + 4 बराबर हो जाएगा। इसमें 5 रखेंगे, 5 में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 3 × 5 = 25 प्लस a × 5 + 4 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको गुना भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75 और प्लस 4 हो जाएगा इधर 79। ठीक है, ये बोला 4 75 अच्छा 79 प्लस हो जाएगा a × 5। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -79। ए बराबर यहाँ पे गुना में है 5, इधर आगे का हो जाएगा भाग में 79/5 -79/5 हो जाएगा। तो इसका हम लोग जो गुण फिर भाग देंगे तो 5 × 5 2 5 × 25 4 5 × 8 40। तो हमारा हो जाएगा कितना, माइनस ये 15 है। ठीक है, दशमलव यहाँ पे है तो 15.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। अगला कह रहा है कि दी गई छवि नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक में सन्निहित है। कहता बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। यानी ये जो फिगर है इस 4 में किसी में एक में छुपा हुआ है, तो हमको यही सॉल्व करके बताना है खोज के कि ये किस में छुपा हुआ है। इस तरह का आकृति देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है फिर ऐसे है। ठीक है, ये ना, और ये लाइन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का हल करिए। इसको हल करना है। अगर हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करें दोस्तों तो यहाँ लिखते हैं -1/4 -45 माइनस फिर है कोष्ट में -96 फिर कोष्ट बंद भागा -32 बराबर वाट। ठीक है, इसको यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 96 में इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटू -45 और माइनस यहाँ पे है, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा 32 या 96। तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/4 यहाँ पे, तो -1/4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे गुना है -48। ठीक है, अब इसे गुना में है तो ये आ जाएगा माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा 48/4 शुरू से ही है, इसको भाग देंगे तब ये हो जाएगा 12। हमारा ऑप्शन किस में है, ए में है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए 12। अगला कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन की यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो आपका परावर्तन है या आपसे छोटा है तो कह रहा है दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो ये दर्पण कैसा होगा दोस्तों, ये होगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्यों कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसमें कह रहा है प्रतिबिंब फोकस पर आभासी सीधा आकार में छोटा तथा आवर्धन क्षमता 1 से कम होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि उत्तल दर्पण।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, 10 घंटे में बनाता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में से इस दीवार को ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने में लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कितना समय लगेगा, घंटों में यानी समय कितना घंटा लगेगा, इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 7 घंटा के बाद निकलता है, तो दोनों कितना देर काम किया दोस्तों, तो दोनों साथ में 7 घंटा काम किया, ठीक है, 7 घंटे कार्य किया। एगो 10 घंटा में बनाता है और एगो क्या करता है 14 घंटा में एक ठो तोड़ता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 14 बचा 14 बटा 70 यानी कि 1/5 यानी कि 1/5 भाग। 7 घंटे में करता है तो 7 घंटे में कितना काम किया, 1/5 भाग काम किया दोनों, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा काम निकालेंगे हम लोग, तो 1 में से 1/5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 भाग क्या हुआ, काम अभी बचा हुआ है। तो कह रहा है बिल्डर जो बनाता है उसको कह रहा है बिल्डर को शेष काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 4/5 और वो क्या करें 10 घंटे में बनाता है बटा 1/10। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये ऊपर जाएगा 2 यानी कि हो जाएगा 4 गुना 2 यानी कि टोटल 8 घंटा इसको लगने वाला। हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 घंटा हो जाएगा। सॉरी 8 घंटा ये करेगा बाकी काम, और पहले कितना देर में किया हुआ था, तो पहले 7 घंटा में और बाद में करा, कुल कितना समय लगेगा, तो पहला 7 घंटा में किया था, दूसरा 8 घंटा लगेगा यानी कि टोटल इसको जो है 15 घंटा समय लगेगा। ये हो गया आंसर, ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए में है। अगला कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाएं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाएं को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या हो, डैश हो, यानी वही बीच का कोण बताना है हमें। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है, सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं। वृत्त है, कह रहा है ये एक दूसरे पर 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाएं की एक जोड़ी खींची हुई है, यानी स्पर्श रेखा इसको खींचा हुआ है इस तरह से, 2 स्पर्श रेखा, और इस तरह झुका कट रहा है यहाँ आगे कि दोनों के बीच में कितना कर रहा है कि 75 डिग्री, यहाँ पर कितना 75 डिग्री का कोण बन रहा है। आगे कह रहा है कि वृत्त की उन दो त्रिज्याओं का अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा, त्रिज्या कह रहे हैं, तो त्रिज्या ये होगा इसका और इसका भी ये होगा, ठीक है, ये होगा त्रिज्या और ये होगा इसका त्रिज्या, ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इस सब को हम लोग कुछ नाम देते हैं, जैसे यहाँ देते हैं ए, यहाँ देते हैं बी, यहाँ पर केंद्र पर इसको देते हैं ओ, और जिस बिंदु पर काटा है इसको देते हैं नाम पी। स्पर्श रेखा खींची गई है, आवश्यक नहीं कि स्पर्श रेखा को वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण क्या होगा। तो हम लोग जो यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, काल्पनिक अगर रेखा मान लीजिए यहाँ से यहाँ कट करेंगे, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा कितना 37.5 और ये भी हो जाएगा कितना 37.5, दोनों आधा आधा हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये 90 डिग्री का कोण होगा,
ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी और ये भी। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज पी ओ ए, पी ओ ए और प्लस त्रिभुज पी ओ ए में देखते हैं। ठीक है, ए में देखेंगे क्या है, सबसे पहले देखेंगे कोण पी ओ ए लेंगे और फिर प्लस में कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी लेंगे प्लस कोण ए पी ओ, ए पी ओ, ए पी ओ लेंगे और ये सब का मान कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस पर बना है तो 180 हो जाएगा। तीनों कोण का मान कितना होता है, तीनों का 180 डिग्री होता है योगफल। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, कर रहा है कोण पी ओ ए प्लस ये है कितना 90 डिग्री है, प्लस ये कितना है कोण ए पी ओ, ये है 237.5 डिग्री और ये हो जाएगा कितना 180, तीनों का योग। और हम लोग कोण पी ओ ए निकालेंगे, इसको अगर माइनस करेंगे इधर ले जाकर दोनों जोड़ कर कितना बच जाएगा, ये बचेगा 52.5 डिग्री सी। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के इधर घटाएंगे 52.5 बच जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब कोण बी ओ ए बराबर क्या होगा 2 कोण पी ओ ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 2 और गुना हो जाएगा 52.5 निकला, 52.5 डिग्री से दोनों गुना करेंगे तो 105 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन किस में है 105, इसमें ऑप्शन डी में है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो कह रहा है कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कोट के पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग दोस्तों इसमें हम लोग जो है समीकरण मान के बनाते हैं ताकि बाद में वैल्यू पुट करने में आसानी होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 को इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। अब इस मान को हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा की जगह पर रखते हैं ये मान, तो ये हो जाएगा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पर रखें। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर पे यहाँ पे 4 है, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये बराबर में हो जाएगा क्या 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कोसेक पावर 4 थीटा +1 -2 कोसेक
स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3। इसको दोस्तों हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिए हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला बराबर 3। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, या इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक पावर 4 थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3, यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों +1 है और यहाँ -1 है, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा सिंगल है, प्लस में है, तो इसमें से एक कट जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका मान हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है। अगला कह रहा 18 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का संबंध हीरा से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक से संबंध है। दोस्तों हीरा जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसी कर्नाटक में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोना। अगला कह रहा है ये चार्ट दिया हुआ है और ये चार्ट को अध्ययन करते हुए आंसर देना है। कह रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिए गए आंकड़ों, कह रहा है मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीने में शहर एक्स में हुई पंजीकरण की संख्या हजारों में है बताए हैं। सूचना कर रहा है कि चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी जो संख्या जो है कुल गाड़ी की है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बढ़ी बाकी गाड़ियों की पंजीकरण की संख्या कितना है, यही पूछ रहा है कि संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हजार में है, तो जनवरी में देखते हैं कितना है। दोस्तों यहाँ पर जनवरी में है, दूसरी गाड़ी की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो जनवरी में है, शॉर्टकट में ही लिखते हैं, जनवरी में दूसरी गाड़ी की संख्या क्या हो जाएगा, 27 और 21 है, यानी कि हजार में है, ये हो जाएगा 27,000 माइनस 21,000 बराबर कितना हो जाएगा, कुल 6,000 गाड़ी हो जाएगा, ठीक है जनवरी में। अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अप्रैल में है 35 और 20, अप्रैल में यही होगा, दूसरी गाड़ी की संख्या हो जाएगा कितना, 35,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पर कितना बच गया, 15,000 बच गया। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, तो बढ़ी हुई संख्या लिखेंगे, बढ़ी हुई पंजीकरण संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 और माइनस हो जाएगा 6,000, तो कुल हो जाएगा कितना, 9,000। तो इतना गाड़ी की संख्या जो है रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो कह रहा है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू का स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग दोस्तों सूत्र जानते हैं क्या, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर सूत्र होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका मान पुट करते हैं, ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab बराबर हो जाएगा क्या, 0, बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या लिखते हैं, 3abc लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे,
दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर बराबर वर्ग करेंगे, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, 3 ABC का स्क्वायर, यानी कि इसको करेंगे तो 9ABC, सॉरी 9A का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर किस में है दोस्तों, बी में है, 9A² B² C²। अगला कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से दी गई कौन सी अनुमान निहित है, यानी तर्क दिया हुआ है उसका अनुमान लगाना है। तर्क कह रहा है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, यानी कि सार्वजनिक जो आप धूम्रपान करते हैं तो ये कानूनी तौर पर अपराध है। तो इसका अनुमान लगाया जाता है क्या, पहला अनुमान कह रहा है कि ये धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये धूम्रपान व्यक्ति तो कर ही रहा है, इसीलिए तो उस पर सरकार जो है कानून अपराध लगाया है, तो ये तो है उसके लिए। तो इस व्यक्ति के बारे में जो करता है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया हुआ, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। धूम्रपान तो जो करते हैं उसका तो हानिकारक है ही, लेकिन जहाँ पर धूम्रपान करते हैं वहाँ पर जो अन्य में अगल बगल में जो लोग होते हैं उसके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए सरकार कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं ढेर सारा, वहाँ पर धूम्रपान करना कानूनी अपराध है। तो इसलिए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 किस में है, तो सी में हो जाएगा, केवल अनुमान 2 निहित है। अगला क्या है, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प का चयन करिए जो श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, इसमें दोस्तों श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम लोग देखते हैं है A-E-I। तो हमारा जो है ये वोवेल कॉन्सोनेंट आप लोग जानते ही होंगे, तो ये A-E-I है, तो आगे क्या हो जाएगा, ओ वाला किस कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A-E-I और फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे ओ, उसके बाद नेक्स्ट जैसा भी हो वो व्यवस्थित किया गया है। तो A-E-I हो जाएगा, ऑप्शन बी ओ नहीं है तो हम लोग बी मारते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये दोस्तों उस टाइम का है, 18 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, फिर भी हम लोग जो है हल करके चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। उस टाइम जो है हरियाणा जो है बाबा रामदेव को क्या बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हरियाणा सरकार ने गुरु रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वर्ष कब बनाया था दोस्तों, ये बनाया था 2015 में बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग अगर बात करें तो इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग दोस्तों मनाते हैं 21 जून को। ठीक है, 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। यानी कि निष्कर्ष निकालना है तो दोस्तों निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित रूप से सत्य होता है। तो हम लोग कथन देखते हैं, कह रहा है लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या कर रहा है कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किया जाने वाला कर यानी टैक्स जो है देश के निर्माण में काम आता है। ये बिल्कुल सही है। अगर लोग टैक्स को छुपा रहे हैं, सरकार को नहीं दे रहे हैं, स्वयं टैक्स से बच रहे हैं, तो सरकार को जो है जनता में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि सरकार को टैक्स जो देते हैं वो जो है एक दिन आपके लिए ही फायदेमंद होगा, आपके विकास में ही यूज किया जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। पहले जो कर का जो मापदंड है यानी जितना प्रतिशत है वो तो लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कर छुपा रहे हैं स्वयं को। तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या होता है दोस्तों, तो वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है। वसा और तेल का जब दोस्तों ऑक्सीकरण होगा ना तो ये जो है दुर्गंध आने लगता है, इसका कारण मुख्य यही है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का ऑक्सीकरण है।
विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उत्तर चित्र दिए गए प्रश्न की सही जल प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक आईना लगा हुआ है, ऐसे जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे से होता है। तो इसको अगर हम लोग पलटेंगे तो ये दोस्तों कैसा फिगर बनेगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फिगर जो है ठीक ऐसा बनेगा, सी की तरह। देखिए ये ऐसा यहाँ बनेगा, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये घेरा दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो ये इसमें जो है नहीं है, तो ये नहीं होगा पहला, इसलिए हमारा पहला गलत है। अगर ये नहीं रहता तो पहला भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, कह रहा है कि श्री एक्स ए बिंदु से यात्रा आरंभ कर पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। यानी कह रहा है कि श्री जो है श्री एक्स ने कह रहा ए बिंदु है यहाँ पर, मान लीजिए कोई, ठीक, ए बिंदु यहाँ से कह रहा है कि यात्रा आरंभ करता है, ए बिंदु से यात्रा आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर चला, इसको हम लोग मानते हैं पूर्व और इसको मानते हैं पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो इधर चलता है कितना, 80 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुँचा। इसके बाद कह रहा है कि तथा बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर व्यक्ति कोई इधर जा रहा है, मान लीजिए इधर, इसका बायां इधर होगा, ठीक है, तो इधर मुड़ेगा, तो इधर कह रहा है बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 50 चलता है, 50 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ पर 50 किलोमीटर चलने के बाद ये बिंदु बी हो गया। कह रहा है ए और बी बिंदु के मध्य का लघुत्तम दूरी कितना होगा। यानी ए और बी जहाँ चलना प्रारंभ किया और जहाँ पर अभी रुका हुआ, इसके बीच में लघुत्तम या न्यूनतम दूरी। ऐसे हम लोग नहीं जा सकते, ऐसे जाने से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, या फिर ऐसे भी आएंगे तो ये ज़्यादा लंबा होगा। इससे बढ़िया है हम लोग न्यूनतम दूरी कर रहा है, तो ये सब यहाँ से यहाँ मार देते हैं, तो ये दूरी हमें पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं ये एक तरह का क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। इसको करेंगे तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, ये रूट में ये हो जाएगा 2500 और प्लस हो जाएगा 6400, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8900। ठीक है, और 8900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10√89 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन किस में है, बी में है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य 150 सेंटीमीटर और उसी कक्षा में 35 लड़कियों की लंबाइयों का माध्य 145 सेंटीमीटर है। कह रहा है कक्षा में सभी 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई संयुक्त माध्य ज्ञात करिए, ऊंचाई का संयुक्त माध्य बताना है। यहाँ पर दोस्तों 25 लड़का यानी कि 25 बॉय का माध्य कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, कुल लंबाई होगा कितना, ये हो जाएगा 150 गुना इसको 25 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3750 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है नंबर किसका, 35 गर्ल का, 35 गर्ल है और इसका कह रहा है कि औसत जो है कितना दिया हुआ है लंबाई, तो 145 दिया हुआ है। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा दोस्तों 145 गुना 35, इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5075। कह रहा है 60 विद्यार्थी का, 60 यानी ये 35 और ये 25 कितना हो गया, 60 स्टूडेंट लिखते हैं, 60 स्टूडेंट का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देंगे 3750 प्लस 5075, बट्टा कितना कर देंगे भाग, 60 है टोटल, तो 60 से करेंगे, ये जाएगा कितना दोस्तों, काट के 147 आ जाएगा। तो 147 किस में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है दोस्तों, ये करता है एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म करता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। जैसे बढ़ई किससे काम करता है दोस्तों, हथौड़ी से काम करता है। तो क्रेन क्या बिल्डर से काम करता है, नहीं,
बिल्डर क्रेन से काम करता है, ये उल्टा है। उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर लेखक से काम करता है, नहीं, लेखक कंप्यूटर से काम करता है, उल्टा। ये कह रहा है नलसाज पाना से काम करता है, तो हाँ, नलसाज जो होता है दोस्तों नल लगाने वाला, जिसको प्लम्बर कहते हैं, वो पाना से काम करता है, तो ये हमारा सही है। अगला कह रहा है डी में कि कुल्हाड़ी लकड़हारा से काम करता है, नहीं, लकड़हारा जो है कुल्हाड़ी से काम करता है, तो ये भी गलत है हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला कह रहा है 31 नंबर 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित किया हुआ था। दोस्तों 2016 में जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उस टाइम का ये करंट अफेयर है, तो सोच लीजिए आप लोग, करंट अफेयर पूछता है तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। डेली करंट अफेयर में डालता हूँ कम से कम टाइम में फूल पत्ती वाली क्लास को, यानी 1.5 से 2 घंटे क्लास में मात्र आप लोग को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करवाता हूँ। तो डेली करंट अफेयर जो फूल पत्ती वाली क्लास है हमारा मॉर्निंग में, नहीं देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा सभी लोग। तो 2016 में कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। अगला देखते हैं, हम कह रहा है कि इसको हल करना है समीकरण को, ठीक है, इसको हल करना है। 27 माइनस ये हो गया 38, ये हो जाएगा 46 माइनस 15 माइनस हो जाएगा 13 माइनस 2, ये हो जाएगा बंद, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 27, यहाँ पर हो जाएगा 38 माइनस ये हो जाएगा 46, यहाँ पे हो जाएगा क्या बचेगा 15 है ये, और यहाँ माइनस ये 15 पॉजिटिव है, और माइनस 13 और माइनस 2, ये भी 15 गया, 15 15 गया, तो ये हो जाएगा 0। आगे देखते हैं 27 माइनस ये हो गया 38, और यहाँ से 0 घटेंगे कोई फायदा नहीं, तो माइनस हो जाएगा 46। यहाँ पर हो जाएगा 27, और यहाँ से घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, और ये घटाएंगे तो होगा -8, फिर यहाँ लिखेंगे 27, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 27 और 8 कितना हो गया 35 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अगला कहला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच में हुए बातचीत दर्ज है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो दोस्तों नचिकेता से कौन बात किया था, तो ये भगवान यम किया था, यम किया था बात नचिकेता से, ठीक है। कठोपनिषद में भगवान यम और नचिकेता के बीच आत्मा के सार तत्व पर बातचीत होता है। यमराज ने नचिकेता को आत्मा के अमर अजरता की ज्ञान दी थी। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता है उसमें आत्मा की अमर अजरता की चर्चा किया है। आत्म की अमरता की चर्चा सर्वश्रेष्ठ कठोपनिषद में हुआ है। भगवान यम को मृत्यु का क्या कहते हैं दोस्तों, तो भगवान यम को जो है इनको मृत्यु का देवता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो है 108 उपनिषद लिखी गई थी। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, उत्तर जो वैदिक काल था इसमें जो है 108 उपनिषद का रचना किया गया था, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 20 सेंटीमीटर कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का हम लोग को जो है शॉर्टकट में एफ से लिखते हैं, तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, r/2 होता है, यानी त्रिज्या का आधा होता है, यानी 20/2 यानी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में है 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि वेन 2 भाषाएं बोल सकते हैं। कह रहा है दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी जो छात्र 2 भाषा जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो सिंगल जानता है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये बीच वाला नहीं होगा क्योंकि ये जो है तीनों भाषा जानता है, तमिल इंग्लिश हिंदी, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा बच्चा कौन, ये 2 जानता है, ये 2 जानता है, ये 2 जानता है, ठीक है। ये हो जाएगा L + M + L + M + वो हो जाएगा, ये 2 भाषा का ज्ञान कर रहे हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि युद्ध के मैदान में हमेशा क्या रहते हैं दोस्तों। तो युद्ध के मैदान में कुछ हो ना हो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, सैनिक रहेगा। भले कुछ हथियार, अगर सैनिक नहीं हो तो युद्ध का मैदान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी घनाभ के 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। कह रहे घनाभ का
आयतन कितना होगा। तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तीनों सतह का क्षेत्रफल कितना कितना दिया हुआ है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है 20 स्क्वायर, ये 32 मीटर स्क्वायर और यह 40 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो घनाभ का आयतन हम लोग क्या जानते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होता है रूट अंडर LV गुना BH गुना HL। ये हो गया, सबको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20 32 40, ठीक है। कट कट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, कितना हो जाएगा 160 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन है ये। तो हमारा ऑप्शन 160 किस में है दोस्तों, तो ये है C में है 160 मीटर क्यूब। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी तो गतिज ऊर्जा पूछा है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कितना है दोस्तों वस्तु का, ये है 22 केजी है, 22 केजी द्रव्यमान है। भी देख लेते हैं, प्रारंभिक वेग कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं क्या, गतिज ऊर्जा, यानी कि KE काइनेटिक एनर्जी। KE बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ गुना m कितना है 12 और गुने 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 6 12, यानी 5 25, ये 22 है 11, ठीक है। ये हो जाएगा 11 और गुना 25, तो ये हो जाएगा गुना कर कितना दोस्तों 275 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हैं 275 जूल, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला का 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है, यानी सबसे न्यूनतम भिन्न कर है कौन सा है। ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सी हो जाएगा। ऊपर में ज़्यादा है नीचे कम है, यानी कि पॉइंट बाद में लगेगा। 15 छक्का 90, 6 पॉइंट कुछ आएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 20 या 60, यानी कि 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। यहाँ अगर बात करें तो ये 0 पॉइंट से शुरू होगा, यहाँ बात करें तो 17 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा कह रहा है कि सबसे कम कौन है, तो यही होगा 105/112, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध पानी के एक मिश्रण का 2/3 भाग दूध है, मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कह रहा है मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा, मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा। इसमें दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कुल मिश्रण कितना है। तो कुल जो हमारा मिश्रण है ये है दोस्तों 21 लीटर, ठीक है। और इसमें कह रहा है 2/3 भाग दूध है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हम लिखते हैं। तो 21 का 2/3 हमारा मिल्क है, यानी कि 3 7 21 7 दूना 14 लीटर हमारा क्या है इसमें मिल्क है, ठीक है। और तो वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 लीटर हमारा वाटर हो जाएगा। 4 लीटर पानी मिलाएंगे, तो जब 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 21 और प्लस 4, यानी कि टोटल 25 लीटर हो जाएगा, 25 लीटर। तो इसलिए कह रहा है कि तो प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत हमारा हो जाएगा दोस्तों टोटल कितना है, ये मिल्क 14 है और टोटल कितना है 25 और गुना 100, यानी कि 25 चौका 100, जो चौका तो 56, यानी कि 56% हो जाएगा। किसमें है दूध का प्रतिशत क्या रह जाएगा 256%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है प्रॉब्लम फिगर, अगला क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि प्रॉब्लम फिगर का सही जल छवि क्या होगा, यानी इसको सही ठीक उल्टा पलटेंगे, तो इसको पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये जो है दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस अवार्ड
को जो है शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम जो है ये अवार्ड देविका रानी रोडिक को दिया गया था। अभिनेत्री थी कौन, देविका रानी रोडिक, तो इसको दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2017 में किसको दिया गया था दोस्तों, 17 में दिया गया था विनोद खन्ना को। दादा साहब फाल्के भारत के फिल्म जगत का क्या थे, जनक थे। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म जगत का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने 1913 ईस्वी में एक फिल्म निकाला था जिसका नाम क्या था दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र। काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि चर्चित फिल्म था। तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म सर्वप्रथम कितने, दादा साहब फाल्के ने जो है लॉन्च किया था भारत में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, ये समीकरण दिया है -261 प्लस -380 माइनस यहाँ हो जाएगा -521 प्लस 821 माइनस फिर -121। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग जो है कोष्ट को तोड़ते हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्या, -261 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -380। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 521, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 821, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 121। ठीक है, इस सब को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगर माइनस गुना भाग करके कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 822 आ जाएगा। ठीक है, माइनस वाला सबको एक साथ जोड़ दें और उसके बाद प्लस वाला एक साथ जोड़ के इसको घटा देने के बाद कितना आ जाएगा 822। किस में है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों एक जो कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ भाग का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। 45वां क्वेश्चन देखा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन से क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों, तो ये है आयोडीन। आयोडीन यानी कि डी हो जाएगा, आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। 46वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो किस कारण से बढ़ता है, तो ये जो है लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कर रहा है, देखते हैं 47 में कर रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन पर्याप्त है। कह रहा है PQRS और T में सबसे कम वजन किसका है, यानी इस पांचों में सबसे कम वजन वाला व्यक्ति को हमें ढूंढना है। पहला कह रहा है कि Q वजन P और S से कम है, यानी Q का जो है वजन ये P और S से कम है। P नीचे रहेगा और S और P ऊपर रहेगा, तथा S का वजन T से ज़्यादा है। S का वजन दोस्तों T से ज़्यादा है तो T जो है यहाँ भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है और इसके नीचे भी हो सकता है, यानी S से कम है। यहाँ लिखते हैं फिलहाल। अगला कह रहा है कि R का वजन Q से अधिक है। R का वजन Q से अधिक है तो Q से अधिक यहाँ भी हो सकता है R, और इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन T से कम है। लेकिन T से कह रहा है कि कम है, यानी T इसके ऊपर में हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कह रहा है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं। अड़तालीस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। तो दोस्तों केरोसिन में कौन रहता है, ये सोडियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम को जो है केरोसिन में रखा जाता है। आकर नीचे दी गई तालिका कक्षा 10 10 क्लास की कक्षा का तालिका दिया हुआ, इसमें अनुभाग ए और अनुभाग 2 बी है, दो है। मध्यावधि और स्वतंत्र सत्रांत परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण है। ठीक है, अगर अनुभाग ए में छात्रों का प्रतिशत यानी 1 तक कितना है,
कितना है, तो ये इसमें हम लोग जो है अनुभाग ए में कुल कितना देख लेते हैं। तो कुल ए में कितना है, सबको जोड़ेंगे 28 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 64, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 112 हो जाएगा, ये 112। उसके बाद अनुभाग बी में कुल कितना है, तो कितना है 23 12 17 और 55, इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107। इसलिए कह रहा है कि ए का प्रतिशत कितना होगा, ए का प्रतिशत हो जाएगा कितना, तो 112, ये निकला है 112 बटा 219, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे 200 और 12 7 19, तो 219 हो गया। इसको भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 1.1%, यही हो जाएगा हमारा आंसर। पचास नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे, कहाँ के दोस्तों, ये अमरिंदर सिंह जो है पटियाला के। तो अमरिंदर सिंह के जो है फादर क्या थे, तो ये जो है महाराजा थे। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों, ये दिया था ममता कालिया को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ममता कालिया। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 और 4 लंबी है, इस त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये 3 दिया हुआ है, एक क्रमशः भुजा 3 4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये हो जाएगा 5, आ जाएगा 16 और 9 25, 25 का जो है 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो कह रहा है इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है क्या होगा, आधार 4 है और ये लंब 3 है, तो ट्रिपलेट के अनुसार ये हो जाएगा 5। इसके कह रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके चारों ओर ये वृत्त हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ ये 5, तो इसका हो जाएगा, यानी कि व्यास 5 है, तो आर कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा पाई गुना 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई गुना हो जाएगा ये 625, 25% 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि हो जाएगा 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे और उसके बाद टी दिया हुआ 2 सेकंड। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 20 और ये 20 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग जो है इसमें निकालेंगे क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, ये होता है क्या, हाफ mv स्क्वायर, m गुना v स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को दोस्तों v का मान आया है 0। ठीक है, 0, तो 0 का किसी भी अंक में गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 0 जूल, तो ऑप्शन ही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। 56 नंबर का दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को पहचान करें। तो दोस्तों इसमें जो है आंसर के अनुसार जो दिया हुआ है, ये दिया था क्या, 5 दिया था, यानी कि डी, क्योंकि सभी में 3 1 2 3 1 2 3, सभी में 3 लाइन है। आई में भी ऐसे दिया हो 1 2 3 लाइन,
जेड में भी दिया 1 2 3 लाइन, एल में सिर्फ 1 2 लाइन है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। 57 नंबर कह रहा है कि अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को भी, जब समय 21 बज रहा होता है तो कह रहा है घंटे की सुई डैश अक्षर पर होगी। तो ये कह रहा है m को 1 को m लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे घड़ी होता है दोस्तों, घड़ी यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे हो गया ये 12। तो कह रहा है 1 को m द्वारा और 2 को n द्वारा, इसी तरह 3 हो जाएगा, o हो जाएगा, p हो जाएगा, q r s t u v w, यहाँ पर हो जाएगा x। तो कह रहा है 21 बजे क्या होगा, तो 21 बजे दोस्तों कितना समय हो जाएगा, यहाँ से हम लोग गिनती करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 12 और 9 21, तो 9 पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन यू हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में अनुपस्थित पद बताइए। अनुपस्थित पद यानी जो इसमें गायब है उसको बनाए। तो इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। बी का होता है 2, जी का होता है 7, एल का होता है 12, इसी तरह 4 9 14, इसी तरह यहाँ पर होता है 8 13 और ये 18, 8 13 और यहाँ पर 18। नंबरिंग करते हैं तो 2 4, यहाँ पे 8 है यानी कि बीच में 6 वाला होगा, तो 6 किसमें होता है, एफ का 6 होता है, तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 7 9 और यहाँ पे है फिर 13, तो 11 हो जाएगा, 11 किस में है, यहाँ पे है के में 11, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरन और म्यू के काम को मिलकर 18 दिन में समाप्त करते हैं। वहाँ पर म्यू इस कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य पूरा करके काम छोड़ देता है। इसके बाद सरन कार्य को अकेले पूरा करता है। तो इस प्रकार दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में पूरा करवाते हैं। तो यदि म्यू सरन से ज़्यादा तेजी से कार्य कर लेता है तो सरन अकेला कितने दिनों में कार्य को समाप्त करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सरन को एस लिखते हैं और म्यू को एम लिखते हैं। दोनों मिलकर कितना करता है, 18 दिन में कार्य करता है, 18 डेज, ठीक है। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों, एक दिन का काम हो जाएगा कितना, 1/18। अब हम लोग मान लेते हैं कि सरन करता है x दिन में, ठीक है, x दिन में करता है सरन। तो म्यू का कितना हो जाएगा, इसीलिए म्यू का हो जाएगा कितना, 40 में करता है, तो 40 मिलकर कार्य को 40 दिन में करता है, तो 40 - x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में करता है, पूरा करता है, तो एक करता है x दिन, तो एक दूसरा हो जाएगा 40 - x दिन। अब कह रहा है चूंकि म्यू जो है इतना दिन में करता है, 40 - x दे में 1/3 काम करता है, ठीक है, 1/3 काम करता है। तो कह रहा है इसका एक दिन का काम, तो ये एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/3 × 40 - x, इतना काम करेगा, ठीक है, एक दिन में इतना काम करेगा। अब कह रहा है कि सरन जो है ये x दिन में काम करता है, तो इसका हो जाएगा बाशेष काम, ये 2/3 काम करता है x दिन में। ये सरन x दिन में 2/3 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में ये एक दिन में करेगा 2/3x, 2/3x काम करेगा ये सरन। अब इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 1/3 × 40 - x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3x बराबर हो जाएगा 1/18। दोनों का काम को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों काम कितना 1/18 एक दिन का, और दोनों ये एक दिन का जोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40 - x प्लस 2/x बराबर हो जाएगा 1/6। यहाँ से हम लोग क्या किए, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ से 3 कॉमन करके 3 इसको काट दिया, तो 3 × 6 = 18 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x + 80 - 2x बटा x - 40, ये हो जाएगा 18। दोनों का एलसीएम लेकर
इतना हो जाएगा। अब यहाँ इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 480 माइनस 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक साइड लाएंगे इधर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 480 बराबर हो जाएगा 0। यह है 480। अब इसको हम लोग समीकरण जो है द्विघात समीकरण में तोड़ेंगे तो यहाँ से दोस्तों तो x का मान आएगा 30 और एक आएगा 16। 30 और 16 आएगा। कह रहा चूँकि म्यूक जो है सरण से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, इसलिए सरण क्या करेगा, ज़्यादा दिन लगेगा सरण को, तो इसलिए सरण का हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, म्यूक का हो जाएगा 16 और सरण का हो जाएगा कितना 30 दिन। ये दोस्तों गलती हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। म्यूक जो है सरण से ज़्यादा तेजी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि म्यूक जो है सरण से ज़्यादा तेजी से काम करता है, इसलिए सरण को ज़्यादा दिन लगेगा, तो इसलिए x का मान जो है कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब सरण द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो सरण द्वारा कितना दिन किया जाता है एक दिन में कार्य, तो 2/3x किया जाता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2/3 यहाँ पर हो जाएगा 30। इसको हम लोग जो है कट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 1/45 एक दिन का हुआ। तो सरण द्वारा किया गया कार्य कितना दिन में होगा, ये 45 दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये है कहाँ ऑप्शन, ये है ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। कथन कर रहा है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, लड़कियां से शादी, राजनेता केवल सुंदर लड़कियां से शादी करते हैं, और कह रहा है एक्स सुंदर है। निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष वह होता है तो क्या होता है, निश्चित सत्य होता है। तो पहला हम कह रहा है कि एक्स राजनेता से शादी करे, एक्स सुंदर है तो एक्स कह रहा है राजनेता से शादी करे, तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, ये एक्स का मर्जी है। दूसरा कह रहा है कि एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगा, तो नहीं करेगा या कर भी सकता है क्योंकि सुंदर भी है। तो हमारा एक अगर गलत करेंगे तो 2 सही हो जाएगा, 2 गलत करेंगे तो 1 सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, या तो 1 या अनुसरण 2, ठीक है, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां/6 हिस्सा है। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल पहले की आयु होगी। तो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु वर्ष में क्या है, मेरी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मान लेते हैं हम लोग वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। और चचेरे भाई की वर्तमान आयु, चचेरे भाई का वर्तमान आयु मान लेते हैं हम लोग क्या, y मान लेते हैं। तो कह रहा है मेरा 3/5 का चचेरे भाई का 5/6 है, ठीक है। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रिक 18x माइनस इधर करेंगे 25y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब कह रहा है कि मेरी 10 साल पहले आयु यानी कि x माइनस 10 उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, यानी उसके 4 साल बाद y के 4 साल जो बाद आयु होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ से माइनस से 10 इधर आके जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग जो दोनों को हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x का मान 50 वर्ष और y का मान 36 वर्ष। तो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 वर्ष। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है 50, तो डी सही हो जाएगा। 62 नंबर कह रहा है कि भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े डैश से संबंधित है, यानी भोजन को हम लोग फ्रिज में रखते हैं, क्यों, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए। इसी तरह कपड़ा को हम लोग कहाँ रखेंगे दोस्तों, अलमारी में रखेंगे कपड़ा को बचाने के लिए।
तो जैसा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। तो दोस्तों प्रकृति में अकेला कौन नहीं होता है, हमेशा ये बल होता है। बल जो है प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। बल दोनों निकायों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल क्या है दोस्तों, तो बल एक सदिश राशि होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो उस वस्तु का हम लोग संवेग कहेंगे। अगला देख लेते हैं कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय है। तो इसका तो हो जाएगा 8, तो ये नहीं होगा आंसर। इसका हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका दोस्तों 2 हो जाएगा, क्यूब है, और इसका नहीं निकलेगा, तो हमारा यही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय है। 65 नंबर का है कि निम्नलिखित गैस में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों नहीं होती है, तो ये मीथेन होता है, CO2 होता है, H2S होता है, ये नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यही ए, यानी कि ये सही है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। तो ये कौन था दोस्तों, ये देवेंद्र झांझरिया, तो जानते ही आप लोग, ये भाला फेंक से संबंधित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो ये है दोस्तों फ्रांस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, कब लागू किया था दोस्तों फ्रांस, तो फ्रांस जो है जीएसटी लागू किया था कब, 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों, तो अपना भारत में जो लागू हुआ, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का निर्माण जो गैस का उपयोग दोस्तों ये ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिखना जानते होंगे, तो इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और 8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 2, 8, 18 और 20 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तर्क और अनुमान दिए, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें से नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तर्क कह रहा है कि बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अनुमान क्या लगाना है सही दोनों में से, यदि BEST बस यात्रा अपनी कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगर ये रेट बढ़ाता है तो ये दूसरा विकल्प चुन सकता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी बनी रह सकती है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बना रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये एक और 2 दोनों निहित हो सकता है, हो भी सकता है इसमें और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा अनुमान जो है ये हो जाएगा सही तर्क, 1 और 2 दोनों 1 हो जाएगा। 71 नंबर का रहा है कि 750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर क्या है। तो दर बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो समय दिया हुआ है 3 महीना, और मूलधन कितना 750 है, मूलधन गुना समय होता है, समय है 3 महीना है। इसको वर्ष में करने के लिए 12 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ से कट करेंगे तो 1 0, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे ये 15 × 75 हो जाएगा। यहाँ से 12 दोस्तों यहाँ आ जाएगा ऊपर, 3 चौका यहाँ से 12 हो जाएगा, और यहाँ कट करेंगे फिर 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बटा में 5, यानी कि भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 3 × 5 = 36, यानी कि 9.6% हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से भिन्न चुनिए। भिन्न कौन सा है दोस्तों, क्रॉस के ऊपर में 1 है, क्रॉस के ऊपर में 1 है, यहाँ सब में 1 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रॉस के ऊपर में 2 बिंदु है, यानी कि 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा।
73 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या गिनती करना है दोस्तों। इसमें कितना त्रिभुज है, तो त्रिभुज गिनने का है सबसे बड़ा है, सबसे पहले बड़ा बड़ा जो होता है त्रिभुज उसको हम लोग गिन लेते हैं फिगर में। तो ये हो जाएगा 1, इसको यहाँ से कट करेंगे तो एक इधर 2, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह इधर भी 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा 1, 11 12 और यहाँ पर फिर 13 और ये 14। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कहता है क्या उत्पन्न करता है, तो ये दोस्तों क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या शामिल हो जाएगा, तो दोस्तों और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगा। तो लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन अगर शामिल हो जाए तो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। कह रहा है कि नर युग्मज तथा अंड कोशिका का संयोजक से युग्मनज बनाता है, इसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। विषुवतीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। विषुवतीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। ध्रुवीय प्रदेश में जैव विविधता न्यूनतम पाया जाता है। पौधों में लैंगिक जनन को निम्न 4 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। 4 चरण में कौन है, तो युग्मक पहला है। पहला क्या है, तो एक है युग्मक जनन होता है, दूसरा होता है परागन, तीसरा होता है निषेचन और चौथा होता है बीज व फलों का निर्माण। ये होता है 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो है ये सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आप लोग मैसेज करिएगा, तो मैं क्या करूँगा कि अगला जो सेट मैं पहले करने वाला रहूँगा डिस्कस, उसको पहले ही पीडीएफ बना के आप लोग को डाल दूंगा टेलीग्राम में। आप लोग उसको बनाइएगा, उसके बाद फिर मैं सेट डालूंगा। आप लोग को जो प्रॉब्लम होगा आप जो है डायरेक्ट उसको सीख सकते हैं अच्छे से, तो आपको टाइम का बचत होगा। तो जरूर जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। आप लोग जितना हमें सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही और तेज़ी से जो है वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। एनटीपीसी का भी आने वाला है, तो उसको भी जो भी एग्जाम रहेगा उससे मैं कोशिश करूँगा कि सभी का आपको प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।